हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS। दोस्तों, आज के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, अगेन हम लोगों ने जो इसे बनाया है, इसे SSC, CGL, CHSL और बैंक के एग्ज़ामिनेशंस को ध्यान में रखकर बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे सीरियसली देखें और एंड तक देखें। और अगर आप इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट, कुछ न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर से। इफ़ यू वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी, ही वुड हैव बिटन मी। दोस्तों, इसमें से हमें एरर ढूंढना है। तो दोस्तों चलिए आपको दोस्तों ये एक क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कि इफ़ लगा हुआ है। जैसे कहते हैं इफ़ यू वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी, ही वुड हैव बिटन मी। दोस्तों इफ़ के साथ वुड हैव कभी नहीं लगता। हम देखते हैं कि इफ़ जो है कंडीशनल क्लॉज है और उसके बाद वाला जो है प्रिंसिपल क्लॉज, ही वुड हैव बिटन मी। जब प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 हो तो हम लोग जो कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज में वुड हैव के जगह हम लोग क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ हैड लगाएंगे। तो ये करेक्ट होगी, क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी, ही वुड हैव बिटन मी। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेयर इन वुड हैव विल बी replaced with had. Now look at question number 2. If you chose bicycle over a car today, you may end up with missing a chance to reach on time. तो दोस्तों देखते हैं, अगेन इट्स फ्रॉम अ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें भी इफ़ से है, उसके बाद इफ़ यू चोज बाइसिकल ओवर अ कार टुडे, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो जब कंडीशनल क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में हो तो प्रिंसिपल क्लॉज जो यू में एंड अप विथ मिसिंग अ चांस टू रीच ऑन टाइम, ये पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो दोस्तों पास्ट फॉर्म में मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है, यानी कि मे विल बी रिप्लेस विथ माइट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। Okay, now look at question number 3. In Delhi, he came across with many of his friends who had settled there. दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विथ मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। दोस्तों केम अक्रॉस के साथ फिर विथ प्रेपोजिशन का लगाना यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। सो इट्स एन रिडंडेंट यूसेज ऑफ द प्रेपोजिशन विथ, so it will not be used out here. So with will be deleted from this sentence. So the right answer will be option number A, where with will be removed. Right? Now look at question number 4. Certain old customs have to be completely abolished to build a healthy society. So friends, look at the question once again. Certain old customs have. Now it's very important to remember friends, कस्टम्स खुद ही जो होता है वो ओल्ड होता है। तो कस्टम्स के साथ कभी भी ओल्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो सर्टेन कस्टम्स हैव, तो कस्टम से पहले ओल्ड एक सुपरफ्लुअस यूज होता है, इसलिए कस्टम्स के पहले ओल्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेयर ओल्ड विल बी रिमूव्ड। राइट? Now look at question number 5. About 8% of the voters is ready to cast their votes in my favor.
तो दोस्तों about 8% of the voters is ready to cast। दोस्तों 8% वोटर्स, ये प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ इज का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। इज विल बी रिप्लेस विथ आर आउट है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर इज विल बी रिप्लेस विथ आर, राइट। सो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। This is the question from one word substitution. The line where the land and the sky seem to meet। मतलब ऐसे जहाँ पे लगता हो कि आसमान और ज़मीन एक साथ मिल रहे हो, उस जगह को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, मिल्की वे, होराइजन और डिस्टेंट लैंड। दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, होराइजन। So now look at question number 7. Practice of employing spies in war। मतलब कि युद्ध में गुप्तचरों का एम्प्लॉयमेंट करना क्या कहलाता है? एस्प्लैनेड, एस्पियोनेज, स्पैड्रिल या एस्ट्रेंजमेंट। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस्पियोनेज। वेर इन एस्प्लैनेड मीन्स क्या होता है? एस्प्लैनेड का मतलब होता है वो खुला हुआ जगह जहाँ पे लोग क्या करते हैं, सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। बेसिकली इट्स द बैंक ऑफ रिवर और द सी शोर, ओके। एंड स्पैड्रिल, इन द लास्ट प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड। स्पैड्रिल का मतलब होता है ऐसा शूज जो कि क्या हो, फ्लेक्सिबल शूज हो, जिसके सोल्स जो हैं वो भी फैब्रिक के बने हों, ठीक है दोस्तों, रोप्स के बने होते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा क्या कहलाता है? प्रोलॉग, डायलॉग, एपिलॉग या मोनोलॉग। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, epilogue। A short poem or speech when told or addressed to the spectators at the end of the drama as a conclusion, that is called epilogue, but when it is told in the beginning as an introduction of a drama or a speech is called prologue, and you must know dialogue and monologue। Now look at question number 9, resign। ये सिनोनिम्स देखना है दोस्तों। रिसाइन का सिनोनिम्स क्या होता है? मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, चेंज, रिवोक, रिपीट या रिकंसीडर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिवोक। रिसाइन का मतलब होता है दोस्तों रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग का क्या होगा? रिवोक। रिवोक का मतलब होता है जो पहले ऑर्डर में था उसको कैंसिल करना। किसी भी टर्म्स या अग्रीमेंट के टर्म्स को रिवोक करते हैं, इसका मतलब कि उसको नलीफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नलीफाई करना या रिजेक्ट करना या कैंसिल करना रिसाइन कहलाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिनोनिम्स। प्रोविसो। ऑप्शंस आर राइडर, ओबेसेंस, वेनरेशन या कंपैशन। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइडर। दोस्तों प्रोविसो का मतलब होता है कंडीशंस, शर्त, ठीक है दोस्तों। जबकि राइडर का एक मतलब तो होता है जो कि जैसे बाइक राइड करते हैं तो राइड जो चलाने वाला होता है वो राइडर कहलाता है, घोड़े को चलाता है उसको भी राइडर कहा जाता है। लेकिन राइडर का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स में एक एडिशनल क्लॉज लगाता है जिससे कि पीछे वाला जिसके लिए लगाया जाता है वो उसको सुपरसीड करता है, ठीक है दोस्तों। तो वो एक कंडीशन है, एक कंडीशन बयां करता है,
इसलिए वो राइडर क्या होगा, प्रोविशियो का सिनोनिम होगा। आपको ओबेसेंस, वेनरेशन, आपको पता है दोनों का मतलब होता है रेस्पेक्टफुल या रेस्पेक्ट से रिलेटेड है। कंपैशन का मतलब समझते हैं कि आप किसी के लिए दया, किसी के हेल्प के लिए रहते हैं, किसी गरीब को या दीन दुखिया के लिए आपके पास क्या होता है, एक दया होती है, इसे कंपैशन कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, लैकोनिक। अगेन इट्स अ सिनोनिम्स। The options are lacking, piquant, jesty या concise। दोस्तों लैकोनिक का मतलब होता है जो कि ऐसा व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे कम समय में कम शब्दों में बयां कर दे, उसे क्या कहते हैं, लैकोनिक कहते हैं। यानी कि कंसाइज करके बातों को रखे, उसे लैकोनिक कहते हैं। तो राइट ऑप्शन शुड बी दी ऑप्शन नंबर डी, कंसाइज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, laudatory। Now you need to find out the antonym of laudatory. Antonyms means you need to find out the opposing meaning words. Opposite meaning words में क्या देखते हैं हम लोग, ऑप्शंस क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, डिस्पाइजिंग, एनर्जेटिक, एवर्स्ड। दोस्तों लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेजिंग, जो प्रेज करने वाला हो, जिस अप्रिसिएटिंग। तो प्रेजिंग या अप्रिसिएटिंग का उल्टा क्या होगा, डिस्पाइजिंग, जो कि क्या होता है, जिसकी बुराई करते हैं हम, डिस्पाइजिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्रिटिसिज्म करते हैं। तो राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, डिस्पाइजिंग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, कैमोफ्लेज। इसका एंटोनिम देखना है, एफिटी, अलाउ, ओरिजिनल या मेक स्ट्रॉन्ग। दोस्तों कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि आप जिस जगह होते हैं उसी में घुल जाते हैं और एक छंदावरण करते हैं, जिसके ऊपर आप मतलब एक ऐसा आवरण हो जाता है जिससे कि आप उसके एटमॉस्फेयर में, उस एम्बियंस में गुम हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। जैसे कि जितने भी फौजी होते हैं, जिसे आपने देखा हो उनके टोपियों में घास लगी होती है, या फिर कपड़े ऐसे होते हैं जो कि जंगलों में छुपने में हेल्प करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। यानी कि वो एक तरह का नकली पेड़ की तरह, नकली जंगल की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे उसका उल्टा क्या होगा, अगर नकली हो तो उसका उल्टा क्या होगा, ओरिजिनल होगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, एक ओरिजिनल है ऑप्शन नंबर सी, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिनल। दोस्तों एक पर्टिकुलर वर्ड जो है कैमोफ्लेज, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछे जाते हैं, कुछ बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसके स्पेलिंग पे भी ध्यान रखेंगे आप। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम idioms एंड phrases। कैच ए टार्टार। Options are sell slowly and in less quantity, prove a setback for the company, to deal with a person who is more than one's match, sell quickly and in great quantities। तो दोस्तों कैच ए टार्टर का मतलब होता है ऐसे आदमी से एनकाउंटर होना या मिलना या डील करना जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर हो, ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो आप सोचे थे कि आपके लेवल का बंदा होगा, बट ही इज वेरी मच पावरफुल, फार बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, फार मोर पावरफुल देन यू हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैच टाटा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, by fair means or foul। Options are without using common sense, without difficulties, in any way honest or dishonest, having been instigated। दोस्तों बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब होता है बाय हुक और बाय क्रुक, भले ही चाहे वो ईमानदारी से हो या फिर बेईमानी से हो, यू वांट टू डू दैट। ठीक है, तो हुक से या क्रुक से आप कोई काम करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाय फेयर मीन्स और फॉल। तो राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, इन एनी वेज ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट।
Now look at question number 16. Status quo. Options are changed position, unchanged position, sorry, excellent place, unbreakable statue या long queue. तो दोस्तों स्टेटस को का मतलब होता है जिस स्थिति में है उसी स्थिति को बनाए रखना, नो चेंज, जहां आप चेंज नहीं करते हैं, जैसी स्थिति थी उसी स्थिति को बनाए रखना स्टेटस को कहलाता है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, अनचेंज्ड पोजीशन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, पुल अप। पुल अप का मीनिंग क्या होगा? असॉल्ट, ड्रैग, रेप्रिमेंड या फिर क्लियर। तो दोस्तों पुल अप का मतलब होता है रेप्रिमेंड, रिब्यूक, स्कोल्ड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब डांटना, किसी को आप डांटते हैं, उस पर आप गुस्सा करते हैं, उसे आप स्कोल्ड करते हैं, चिढ़ करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पुल अप करना होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, रेप्रिमेंड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, टू हिट बिलो द बेल्ट। Options are to punish, to tie with the belt, to hit with the belt, to attack unfairly. दोस्तों to hit below the belt का मीनिंग होता है to treat or to attack unfairly. तो ऑप्शन D will be the right answer. Now look at question number 19. A bolt from the blue. Options are a delayed event, an unexplicable event, an unexpected event, or an unpleasant event. दोस्तों right answer is option number C, unexpected event. So now look at question number 20th, last question of today's practice session. To call it a day. Options are to conclude proceedings, to initiate proceedings, to work through a day, none of the above. So friends, I have written this question at the end of the session just to end the session. Okay, so it means to conclude the proceedings. Call it a day मतलब आज बस इतना ही, अब हम कल आगे इसमें बढ़ेंगे, कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो call it a day का मतलब होता है कि सभा समाप्त करना, कोई भी मीटिंग हो समाप्त करना, या उस दिन की कार्यवाही को समाप्त करना, इसे कहते हैं call it a day। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। दोस्तों, I hope you must have enjoyed today's session, and questions are not very tough, and at the same time questions are of good standard, keeping the examinations in view. If you see the previous year's questions, so these kind of questions you will see these kind of questions in that particular practice sets. Okay, so friends, आज इतना ही, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।